प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का जो पाठ 15 है नीलकंठ, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। भाग 2 में हमने पढ़ा कि किस तरह से नीलकंठ जो है सांप के मुंह से एक खरगोश के बच्चे को बचाता है और नृत्य की भंगिमा में वह कैसे महादेवी वर्मा के आते ही उनके आगे नाचने लगता है। तो अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मय अभिभूत हो उठता था। विस्मय अभिभूत होता है बच्चों, हैरानी भरा या आश्चर्यचकित हो जाना। कई विदेशी महिलाओं ने इसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। उपाधि मतलब नाम दे डाला उसे। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले 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 मतलब धीरे धीरे उठा कर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। पुष्पित होता है फूलों से लदे हुए और पल्लवित होता है बच्चों जिसमें पत्ते लगे हों। जिसमें फूल और पत्ते होते थे वो पेड़ उसको अच्छे लगते थे, फल वाले नहीं। वसंत में जब आम के वृक्ष में सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले वो हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उसकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। सोपान होता है बच्चों सीढ़ी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ हो जाता था और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल होता बेजोड़, जिसका कोई मेल नहीं मिल रहा हो, स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। करुण कथा मतलब दया से भरी हुई। अब देखते हैं कौन सी कहानी नीलकंठ और राधा के जीवन से जुड़ गई। एक दिन मुझे किसी कार्य से नवास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, विरल होता है बहुत कम जिसको हम कहते हैं, और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे, मूंज बच्चों एक घास का नाम होता है, दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह कि 7 रुपए देकर मैं उसे अपनी अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई।
उंगलियां के वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप, अनुरूप मतलब अनुसार, वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब वह नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। छितरा दिए मतलब इधर उधर बिखरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। पुचकारना होता प्यार से बुलाना। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वो सदा की भांति पंखों को मंडला कर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। शून्यता मतलब खालीपन, उदासी जिसको हम कहेंगे। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने ना उठने पर मुझे संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक, स्तबक होता है बच्चों गुलदस्ता, जिसको हम कहते हैं गुलदस्ते जैसे उसके पंख थे। स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन तक कोने में बैठी रही। कई बार भागकर वह लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रखती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, अचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुतिया का नाम है उनकी, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली, दुकेली मतलब जो अकेली ना हो। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न बादलों से जब ढकते हैं हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो बच्चों हमने ये नीलकंठ रेखा चित्र पढ़ा तो आपको जरूर समझ आया होगा।